दोस्तों, बीते कल हमने पश्चिमी देश बुर्किना फासो के युवा अंतरिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि बुर्किना फासो की राजनीति बड़ी अस्थिर रही है, वहां पर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। ये भी वीडियो में बताया था कि आने वाले वक्त में वहां चुनाव की भी संभावना है। 2027 या 2029 के मध्य चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आए हैं ना, देखकर दिमाग खराब हो जाता है। कोई तो कह रहा है कि अरे ये नया दल्ला आया है। तो मैं जो कमेंट कर रहा है इस तरह, उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई किस रूप में आपको दल्ला नज़र आ रहा हूँ? क्या इब्राहिम ट्रोरे मुझे पैसा देते हैं वीडियो बनाने के, या मैं उनका भक्त हूँ? कोई प्रूफ होगा तुम्हारे पास? अगर हो तो मुझे दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बकवास, कोई कह रहा है फालतू का वीडियो, कोई क्या कह रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन इन ज्ञानचंदों को कुछ ज्ञान भी बांट रहे हैं कि अरे दुनिया में बहुत सारे अच्छे टॉपिक है, उन पे वीडियो बनाओ, बहुत सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में, उन पर फोकस करो, इस तरह के वीडियो बनाने से तुम्हें क्या मिल रहा है। तो उन ज्ञानचंदों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर इतने ही टैलेंट है तो कोशिश करें कि खुद एक स्क्रिप्ट निकालो जो फैक्ट पर आधारित हो, इधर उधर की कट कॉपी पेस्ट ज़्यादा ना हो। उसको कैमरे के सामने बोलो, फिर उसको अपलोड करो, टाइटल थंबनेल सब बनाओ और दुनिया के सामने अपना ज्ञान रखो। उसके बाद अगर मुझे भी लिंक भेजो, अगर लगेगा कि आप बेहतर तरीके से कंटेंट बनाते हो तो मैं कहूँगा कि हाँ यार भैया, आपका कमेंट बिल्कुल काबिल तारीफ़ थे कि बहुत सारे टॉपिक है, चूतिया टाइप का वीडियो क्यों बनाता है। मैं उस समय कह दूँगा हाँ भाई यार, मैं बेवकूफ़ वाले वीडियोस बनाता है। बाकी अगर नहीं कर सकते हो तो बेवकूफ़ वाले ज्ञान या बेवकूफ़ वाले कमेंट ना करें। अब मैं जिस तरह से ये पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने में, है पसीना चो रहा मेरा है, एक तरह से कह सकते हैं। और आज जो मैंने मेहनत की है, जिस कंटेंट को मैं निकाला है, उसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे उसका फैक्ट चेक करने में, उसकी स्क्रिप्ट निकाल कर उसको जमाने में मुझे हो गए। तब जाकर अभी वीडियो शूट होगा, फिर इसको अपलोड होगा, एडिटिंग होगी, अपलोडिंग होगी, यानी कि दिन भर 6-7 घंटे मेरे इस वीडियो में टूटेंगे। और मुझे पता है कि इस कंटेंट पर कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक जो है ना, वो क्या देखना चाहती है, एल्गोरिदम किस तरह का काम करता है, मुझे पता है। खैर, आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और हाँ, अगर आपको बेवकूफ़ वाले कंटेंट लगते हैं तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आपके पास ये राइट्स है। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। अगर ठीक ठाक लगते हैं, थोड़ा यूनिक टाइप के लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं। चलो अब बात आ जाते हैं उस स्क्रिप्ट पर, उस कंटेंट पर जो आपने थंबनेल देखा। तो एक ऐसा देश जो कभी अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ में था, आज वो 9 बार डिफॉल्ट कर चुका है, यानी कि दिवालिया हो चुका है। और कुछ लोग कहेंगे कि भैया इसमें दुनिया कहाँ से आ गई, दुनिया थोड़ी बर्बाद हो रही है, दुनिया थोड़ी दिवालिया हो रही है। तो भैया, जिस तरह के हालात है दुनिया में, उससे लग रहा है कि महामंदी आ सकती है, क्योंकि अधिकांश जो देश है वो तो युद्धों में फंसे पड़े हैं। कुछ एक देश बचे हुए, बाकी अधिकांश में तो आप देख रहे हो दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है, दुनिया में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी महामंदी का नाम नहीं सुना, वैश्विक मंदी का नाम नहीं सुना? कई सारे देश दिवालिया हो चुके हैं, टापरे बिक चुके हैं। अगर नहीं पता है गूगल कर लीजिएगा। खैर, जिस देश की बात कर रहा हूं उसके बारे में सुन लीजिए। तो ये 9 बार दिवालिया हो चुका है। फ्रांस, इटली से भी ये आगे था एक समय में। अनाज के अथाह भंडार थे इसके पास, चमकता उद्योग था, ब्यूनस आयर्स जैसे सपनों का शहर था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 20वीं सदी के अंत तक इस देश की मुद्रा 50% तक ढह गई। चलो आज आपको अर्जेंटीना नामक देश के बारे में बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो 19वीं सदी के मध्य में जब अर्जेंटीना ने 1816 में स्पेन से आज़ादी हासिल की, ये देश एक आर्थिक चमत्कार के रूप में उभरा। विशाल पंपास की उपजाऊ भूमि, जो गेहूं, मक्का और गोमांस जैसे उत्पादों के लिए आदर्श थी, इस कारण इसे वैश्विक कृषि निर्यात का केंद्र बना दिया। यूरोप, विशेष रूप से ब्रिटेन, अर्जेंटीना के कृषि उत्पादों पर भारी खरीदार था। ब्यूनस आयर्स, जिसे दक्षिण का पेरिस कहा जाता था, अपनी भव्य वास्तुकला, रेलवे नेटवर्क और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। 1860 से 1930 तक पंपास की समृद्धि और यूरोपीय प्रवासियों की आमद ने अर्जेंटीना को आर्थिक उछाल दिया, यानी कि ये
चमकता हुआ उस समय सितारा मान के चलिए। इतिहासकार अंगस मेडिसन के अनुसार 1920 के दशक में अर्जेंटीना के प्रति व्यक्ति आय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के बराबर थी। जी हाँ, ये वो दौर मान के चलिए जब इस तरह से जो है अर्जेंटीना काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा था, जब अर्जेंटीना को अमेरिका और ब्रिटेन के समकक्ष एक उभरती महाशक्ति माना जाता था। देश की साक्षरता दर भी 90% से अधिक थी और इसका औद्योगिक आधार भी विविध और मजबूत था। ये एक ऐसी कहानी थी जो विश्वास और आशा से भरी थी, लेकिन ये स्वर्ण युग 1929 की वैश्विक महामंदी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, इसके साथ डगमगाने लगा। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था कृषि निर्यात पर निर्भर थी। जब वैश्विक मांग में भारी गिरावट आई, गेहूं और गोमांस की कीमतें धराशायी हो गई। 1827 में देश ने पहली बार अपने विदेशी कर्ज पर डिफॉल्ट किया था, लेकिन 1930 का दशक एक नए संकट का प्रारंभ था। 1930 में एक सैन्य तख्तापलट ने 7 दशकों की स्थिर नागरिक सरकार को उखाड़ फेंका और फिर इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर शुरू हुआ था। 1930 से 1970 के दशक तक बार बार तख्तापलट और अस्थिर सरकारों ने दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों को लागू करना मुश्किल कर दिया था। सरकारों ने औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, जिसने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश तो की, लेकिन इसने कृषि, जो देश की रीढ़ थी, से निवेश कम कर दिया। 1940 के दशक में जुआन पेरोन और उनकी पत्नी इवा पेरोन ने मजदूर वर्ग के लिए सामाजिक कल्याणकारी नीतियां लागू की, जिन्हें पेरोनिज्म कहा गया। मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा जैसे कदमों ने उनकी लोकप्रियता को कहीं ना कहीं आसमान पर पहुंचाया, लेकिन इन नीतियों के लिए जो धन चाहिए था, जो रोकड़ा चाहिए था, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी और सरकार ने इसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर मुद्रा यानी कि पैसे छापना शुरू कर दिया। इससे मुद्रास्फीति बढ़ने लगी और 1951 में एक असफल पंचवर्षीय योजना ने देश को तीसरी बार डिफॉल्ट की ओर धकेल दिया। 1970 के दशक तक मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में पहुंच गई और 1980 के दशक में हाइपर इन्फ्लेशन के स्तर तक पहुंच गई, जब 1989 में 5000% तक जा पहुंची थी। कहीं ना कहीं पैसों का मूल्य यानी कि उसकी जो मुद्रा है उसको वहाँ पैसों कहा जाता है, पैसों का मूल्य बार बार गिरा और 1982 में फॉकलैंड युद्ध की हार ने अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर दिया। 1990 के दशक में राष्ट्रपति कार्लोस मेनम में पैसों को अमेरिकी डॉलर के कहीं ना कहीं स्थिर करने की नीति अपनाई और कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया। शुरू में इस नीति ने हाइपर इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया और आर्थिक स्थिरता लाई, लेकिन ये स्थिरता भ्रामक थी, ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। यानी कि कहीं ना कहीं आंकड़ों की जादूगरी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मान सकते हो। पैसों का उच्च मूल्यांकन आयात को सस्ता और निर्यात को महंगा बना रहा था, जिससे स्थानीय उद्योग ठप हो गए और बेरोजगारी बढ़ गई। और ये हालात कई सारे देशों में अभी इस वक्त में हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा किन किन देशों की ये स्थितियां हैं। 1999 में ब्राजील की मुद्रा के अवमूल्यन ने अर्जेंटीना के निर्यात को और ज़्यादा प्रभावित किया और 2001 में अर्जेंटीना ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक संकट देखा। सरकार ने $100 बिलियन से अधिक के कर्ज पर डिफॉल्ट किया, यानी कि दिवालिया किया, जो उस समय का सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। बैंकों ने लोगों की जमा राशि निकालने पर रोक लगा दी, जिससे कोरालिटो कहा गया। इससे जनता में भारी आक्रोश फैला। ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर दंगे और लूटपाट शुरू हो गए। 60% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई और बेरोजगारी 20% से ज़्यादा बढ़ गई। पैसों का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन फिर से शुरू हुआ और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कंगाली के स्तर तक पहुंच गई, चरमरा गई। वो क्षण था जब अर्जेंटीना, जो कभी अमेरिका के बराबर खड़ा था, अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 2001 के बाद अर्जेंटीना ने धीरे धीरे सुधार की कोशिश की और 2005 तक अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन 2014 में एक न्यायिक निर्णय के कारण देश फिर से डिफॉल्ट में चला गया। अर्जेंटीना ने 1816 से अब तक तकरीबन 9 बार डिफॉल्ट किया है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा जाता है, इससे 22 बार आर्थिक सहायता ये देश ले चुका है।
ये किसी भी देश के लिए सबसे अधिक बार का लोन मान के चलिए आप, लेकिन हर बार संरचनात्मक सुधारों की कमी ने इस बेलआउट को अस्थायी राहत तक सीमित रखा। 2018 में पैसों का मूल्य यानी कि उसकी मुद्रा का मूल्य 50% तक गिर गया और 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देश में फिर से कहीं ना कहीं ये जो देश है डिफॉल्ट में चला गया है, दिवालिया हो गया। 2023 में जेवियर मिलेई के नेतृत्व में अर्जेंटीना कट्टरपंथी आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाए। मिलेई ने सरकारी खर्चों में भारी कटौती की, मुद्रा नियंत्रण में ढील और निजीकरण पर जोर दिया। 2024 में इन नीतियों ने कुछ सकारात्मक परिणाम दिखाए, जैसे कि मुद्रास्फीति में कमी, लेकिन जीडीपी में 3.5% की गिरावट भी दर्ज की गई। निवेशकों का विश्वास कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी ने चुनौतियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। फिर भी मिलेई की नीतियां एक नई शुरुआत है, एक नई उम्मीद जगाने वाली है। हालांकि जनता के बीच जो असंतोष और आर्थिक कठिनाइयां अभी भी वो बनी हुई है। अर्जेंटीना का इतिहास, जिसे अर्जेंटीनी विरोधाभास कहा जाता है, एक चेतावनी है। समृद्ध प्राकृतिक संसाधन, उच्च साक्षरता और एक विविध औद्योगिक आधार होने के बावजूद ये देश बार बार गलत नीतियां, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का शिकार हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत कमजोरी और अल्पकालिक लोक लुभावन नीतियों ने दीर्घकालिक विकास को बाधित किया। अर्जेंटीना की कहानी हमें सिखाती है कि संसाधन और संभावनाएं पर्याप्त नहीं है। मजबूत नेतृत्व, सुसंगत नीतियां और संस्थागत स्थिरता के बिना कोई भी देश अपने स्वर्ण युग को खो सकता है, हम ये मान सकते हैं। यानी कि जो बेहतर देश है वो कभी भी, जो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श पर लौटाना, वही स्थिति अर्जेंटीना के साथ हुई है। तो ये कई सारे देशों के साथ कंडीशन बनती जा रही है। जो अर्जेंटीना की स्थिति है ना, वो आपको कई सारे मुल्कों से मैच करती हुई दिखेगी, यकीन मान के चलिए। और आने वाले वक्त में संकेत है, आहट दिखाई देती है कि वैश्विक मंदी कभी भी आ सकती है। आप यकीन करें या ना करें, और वैश्विक मंदी आए तो कई सारे मुल्क बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, जिस तरह से अर्जेंटीना हुआ, यकीन मान के चलिए। और जो अरब मुल्क है उनकी स्थिति आपको पता ही है, यूरोप के कई सारे मुल्कों के बारे में आपको पता ही है, फिर बताने की ज़रूरत क्या है। तो बस इतना सा ये कहना है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है दुनिया में, बस वेट एंड वॉच। ये था वीडियो, कैसा लगा ये बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लगती तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।